हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज अपन बात करेंगे कूलॉम फोर्स की। कूलॉम फोर्स कहाँ से आया, कैसे जनरेट हुआ, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल इस पर बनते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो कूलॉम फोर्स की अपन डीपली स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे, क्योंकि बताओ फिजिक्स में डीपली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीपली स्टडी नहीं करोगे तो नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। तो टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं तो उसकी नॉलेज गेन करनी है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप नॉलेज गेन नहीं करोगे, सिर्फ टॉपिक को ऊपर ऊपर देखेंगे, ऊपर ऊपर टॉपिक को पढ़ेंगे अपन, तो उसमें क्या होगा कि अपन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। रीजन क्या है कि टॉपिक की डीपली स्टडी नहीं करते हैं। तो अपन कूलॉम फोर्स की डीपली स्टडी करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं कूलॉम फोर्स की। कूलॉम फोर्स, ठीक है। तो कूलॉम फोर्स की स्टार्टिंग कहां से हुई, ध्यान से सुने। सबसे पहले अपन ये देखें कि अपनी चारों तरफ का जो यूनिवर्स है, पूरी दुनिया है, पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये किससे मिलकर बना हुआ है। पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो चीजों से ही मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी चीज है, आइए देखते हैं। पहली है रेडिएशन। पहली चीज क्या है, रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन होती है जिसके पास मास नहीं होता, जो वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है। वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है मतलब इसके पास ओनली क्या है, वेव। अब रेडिएशन में क्या क्या आता है, अपन देखते हैं कि बाहर जब अपन देखते हैं, सनलाइट जब अपन देखते हैं, तो उस सनलाइट में कुछ रेज हैं, कुछ वेव्स हैं। बाहर जो अपन को सनलाइट दिख रही है, उस सनलाइट को अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो उसमें कौन कौन सी वेव और रेज होती हैं, सी, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, सी कॉस्मिक रे, जी गामा रे, एक्स एक्सरे, जो एक्सरे अपन कराते हैं वो एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इसकी वजह से अपन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, आई इंफ्रारेड रे, एम माइक्रोवेव, अपने जो ओवन में जो वेव होती है माइक्रोवेव भी होती है, और आर रेडियो वेव। ठीक है, तो ये होती है रेडिएशन। इन सबको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडिएशन के बाद क्या होता है, वेव होता है, मास नहीं होता है, और क्या बोल सकते हो, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ। ठीक है, दूसरी चीज जिससे पूरा यूनिवर्स मिलकर बना हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टिकल। पार्टिकल बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, मैटर। पार्टिकल और मैटर। अब मैटर क्या होता है, मैटर के पास खुद का एक मास होता है, खुद का वॉल्यूम होता है, खुद की डेंसिटी होती है, खुद का मोमेंटम होता है। क्या क्या होता है इसके पास, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मोमेंटम है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज किसके पास है, मैटर के पास, पार्टिकल के पास। और एक ऐसी चीज होती है जो दोनों के पास होती है, रेडिएशन के पास भी और पार्टिकल के पास भी है, एनर्जी। इसके पास भी होती है और इसके पास भी होती है, एनर्जी दोनों के पास है। पर यहां पर अपन सिर्फ किस पर फोकस करेंगे, मैटर पर, क्योंकि अपन को स्टडी किसकी करनी है, कूलॉम फोर्स की। ठीक है, रेडिएशन की स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। जब अपन आगे जाएंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स की स्टडी करेंगे
तो वहां पर इस पर ऐसा पढ़ते हैं कि रेडिएशन मैटर में और मैटर रेडिएशन में कन्वर्ट होती रहती है। आगे आ जाता है श्रोडिंगर आ जाता है, आइंस्टीन आ जाता है, ठीक है। पर वहां पर अभी उसकी स्टडी अपन को नहीं कर रहे, अपना टॉपिक है कूलम्ब फोर्स। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, मैटर की, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जब अपन देखते हैं अर्थ के बाहर, जब अपन देखते हैं तो अपन को दिखता है मून दिखता है, सन दिखता है, स्टार्स अपन को दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जो मैटर है ये 2 टाइप्स का फोर्स अप्लाई करता है। मैटर 2 टाइप्स का फोर्स अप्लाई करता है। तो कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, जब अपन अर्थ के बाहर देखते हैं तो अपन को क्या दिखता है, मून दिखता है। मून अपन को दिखता है रेस्ट में, स्टार्स अपन को दिखते हैं रेस्ट में, सन दिखता है अपन को रेस्ट में। या अपन यूं बोल सकते हैं कि वो रोटेट हो रहे हैं और रोटेट होकर वापस कहाँ जाता है, अपनी जगह पर आ जाता है। तो ऐसा माना गया कि अर्थ मून पर क्या लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मून अर्थ से दूर नहीं जा रहा है, वो रोटेट होता है एक सर्टेन डिस्टेंस पर और उस अर्थ से अट्रैक्शन से बना हुआ है। ऐसे ही जो सन के अराउंड कौन रोटेट हो रही है, अपनी अर्थ रोटेट हो रही है। तो ऐसा माना गया कि सन से भी अर्थ क्या है, अट्रैक्टेड है, मतलब उनके बिटवीन कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो फिर ऐसा माना गया है कि जो मैटर है, मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, जो किसी बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, खींचती है। जैसे सपोज मैं इस मार्कर को फ्री फॉल पोजीशन में छोड़ दूं तो ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड अर्थ की तरफ, टुवर्ड अर्थ। तो ऐसा माना गया है कि बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो उसको अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो मैटर क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, मैटर कैन बी अप्लाई फोर्स, मैटर कैन बी अप्लाई फोर्स। तो फिर ऐसा पता चला कि भाई मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या नाम दिया गया है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये एक अलग ही यूनिट है, फिजिक्स में बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। पर अभी अपन शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स की। फिर ये देखा गया कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है बॉडी में आया कहां से। ग्रेविटेशन फोर्स का अपन क्या बोले, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि ये बॉडी के अंदर ही होती है, बाहर से अपन को इसको देनी नहीं पड़ती है, ये बॉडी के अंदर खुद ही होती है। फिर ये पता लगाया गया कि भाई ये प्रॉपर्टी आई कहां से। तो ऐसा पता चला कि बॉडी के अंदर कोई चीज है, जब वो चीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो बॉडी का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, और वो चीज जब बॉडी में कम होती है तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है। तो अभी मैं इस मार्कर को फ्री फॉल पोजीशन में छोड़ दूं तो मार्कर कहां अट्रैक्ट हो रहा है, टुवर्ड अर्थ। रीजन क्या है, अर्थ का जो मास है वो 10 की पावर 24 ऑर्डर का है, 10 की पावर 24 ऑर्डर का है। तो ऐसा उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को नाम दिया गया मास। ग्रेविटेशन फोर्स का रीजन क्या है, मास। क्या नाम दिया गया, मास। इसका मतलब ये हुआ जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, या यूं बोल सकते हैं जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा। इसीलिए अपन जितनी भी बॉडी गिरती है अपन सब किससे अट्रैक्टेड है, अर्थ से। उसका रीजन क्या है, अर्थ का जो मास है 10 की पावर 24 kg ऑर्डर का है। तो इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के अंदर, तो अर्थ का मास उन सबसे ज्यादा है, तो सब अर्थ की तरफ क्या अट्रैक्टेड है। और जो सन है, सन का मास है 10 की पावर 30 ऑर्डर का, 10 की पावर 30 ऑर्डर का मास है। तो सन का मास अर्थ से भी ज्यादा है,
10⁻6 10⁻+6 गुना ज्यादा है, तो इसीलिए सन अर्थ को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का रीजन क्या है? मास। ठीक है, तो बॉडी का मास से कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स। फिर ये देखा गया कि बॉडी के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक अदर फोर्स और लगता है। वो फोर्स अपन हमेशा देखते हैं और अभी भी अपन उस फोर्स को देख रहे हैं। कौन सा फोर्स है बताइए? मैं अगर इस मार्कर को इस व्हाइट बोर्ड पर रब कर रहा हूं तो अपन को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्क्रैच मतलब एक लाइन अपन को दिख रही है। ठीक है, तो ये जो इंक के जो पार्टिकल हैं, मैंने क्या किया, इस मार्कर को इस व्हाइट बोर्ड पर रब किया, रब कर रहा हूं तो इस इंक के जो पार्टिकल हैं वो इस बोर्ड से चिपक गए, बोर्ड से क्या हो गए? चिपक गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ, ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, ये मैंने जितना भी यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ये सब पार्टिकल बोर्ड से चिपके हुए हैं, परपेंडिकुलरली अर्थ बोर्ड से चिपके हुए हैं। और अर्थ क्या कर रही है? इनको डाउनवर्ड पोजीशन में खींच रही है, फिर भी ये नहीं गिर रहे हैं। ये जो पार्टिकल हैं, इनके जो पार्टिकल हैं, ये इस बोर्ड से नहीं गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल हैं, मतलब इस ब्लैक पार्टिकल और व्हाइट पार्टिकल एंड ब्लैक पार्टिकल के बिटवीन एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स से भी पावरफुल है। इनको अर्थ क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स पावरफुल होता तो ये सारे जो पार्टिकल हैं सब कहाँ गिर जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी ये नहीं गिर रहे, तो फिर ऐसा माना गया कि एक फोर्स नेचर में ऐसा भी है जो ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स उसके सामने फेल हो जाता है। तो इस फोर्स को अपन स्टडी करने वाले हैं। तो ये फोर्स कौन सा है? तो फिर ऐसा देखा गया कि बताइए, अगर मैं इस मार्कर को यहां टच करूं, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मैंने मार्कर को टच किया तो एक पार्टिकल इसने अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो फोर्स है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये जो फोर्स है ये कभी लगता है और कभी नहीं लगता है, और कभी अट्रैक्ट करता है और कभी अट्रैक्ट नहीं करता है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? ये कभी अट्रैक्ट कर रहा है, कभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ ऑपरेशंस हुए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि जब बॉडी को रब किया जाता है, मतलब उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर रब कर रहे हैं, तो जब बॉडी को अपन रब करते हैं तो वो जो फोर्स है वो फोर्स अदर बॉडी को अट्रैक्ट करता है, और जब रब नहीं करते हैं तो फोर्स अदर बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता हूँ। आइए प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो अब अपन देखते हैं प्रैक्टिकली अगर अपन देखते हैं तो मैटर के पास एक फोर्स और होता है जो ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ग्रेविटेशन फोर्स उसके सामने फेल हो जाता है, तो पर वो फोर्स कभी लगता है कभी नहीं लगता है। कैसे लगता है ये देखते हैं। ये क्या है, मेरे पास एक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स है, ठीक है, और एक प्लास्टिक टीस्पून है, इंसुलेटेड होना चाहिए। प्लास्टिक स्केल भी आप ले सकते हैं। तो मेरे को ये मिला तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अभी मैंने इसको रब नहीं किया है, तो अपन देखते हैं ये पेपर इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, इससे अट्रैक्ट नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लास्टिक स्पून को मैं सिल्क क्लॉथ पर रब करता हूं। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैं रब करने में मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअल में वर्क कर रहा हूं। वर्क करने में मेरी क्या लग रही है? एनर्जी। तो आइए देखते हैं, ये जो ऑपरेशन किया अपन ने, इस ऑपरेशन से अब देखते हैं
ये जो इमेज के पास ये अट्रैक्ट हो गया, ये सेकंड वाला अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अभी एक ही अट्रैक्ट हुआ है। अभी अपन चाहे तो और अब कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये अट्रैक्ट हो रहा है अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो पेपर ये न्यूट्रल हो गया। जब तक इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता रहेगा, अट्रैक्टेड रहेंगे, तभी एक ही चिपकाएगी, तो वो भी निकल गया। तो प्रैक्टिकली अपन ने क्या देखा कि जब प्लास्टिक टीस्पून को अपन पेपर के पास लेके जा रहे हैं तो पेपर उससे अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स का लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर ज्यादा होता तो पेपर चिपकता ही नहीं, वो नीचे ही रहता। फिर भी वो अट्रैक्ट होकर ऊपर चिपक रहा है। जब तक वो अट्रैक्शन फोर्स लगता रहेगा, पेपर उसके चिपका रहेगा, और जैसे ही वो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, पेपर आप ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑलवेज लगता ही रहेगा। जब से अपन इस दुनिया में आए हैं और जब अपन इस दुनिया से जाएंगे, तब तक अपने ऊपर क्या लगता रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगता ही रहता है। ठीक है, तो पेपर पर ऑलवेज ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही है। जब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, बॉडी का एक सेकंड जो फोर्स है, उसको क्या नाम दिया अपन ने, इलेक्ट्रिक फोर्स, और कूलॉम फोर्स उसी को बोलते हैं। तो उस फोर्स से बॉडी क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो जब तक फोर्स लगता रहेगा, बॉडी क्या रहेगी, अट्रैक्टेड रहेगी, और जैसे ही वो न्यूट्रल होगा, बॉडी का आ जाएगी वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में, मतलब मैटर में एक प्रॉपर्टी और होती है, उस प्रॉपर्टी से मतलब बॉडी एक फोर्स और लगाती है। उस फोर्स को अपन ने क्या नाम दिया, कूलॉम फोर्स। ठीक है, अब कूलॉम फोर्स भी बॉडी के क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये भी कभी लगती है और कभी नहीं लगती है। अब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है, मास। बॉडी में मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, मास कम होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा। और कूलॉम फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कब लगेगा कब नहीं लगेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, अपन ने बॉडी को रब किया, ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन से बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब बॉडी के बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, चार्ज। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कूलॉम फोर्स का मेन रीजन क्या है, बॉडी क्या हो गई है, चार्ज्ड, या चार्ज अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कूलॉम फोर्स क्यों लगता है, जब बॉडी चार्ज होगी। तो जब दो चार्ज्ड बॉडी होंगी, उनके बिटवीन कौन सा फोर्स लगता है, कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जाके अपन पहुंचे किस पर, कूलॉम फोर्स पर। और जब भी दो बॉडीज के बिटवीन चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दो बॉडी के बिटवीन जल्दी से चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है, स्पार्क होता है। तो उस स्पार्क को, उस चमक को ग्रीक भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा। इसीलिए इस चार्ज का फुल नेम क्या रखा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब कूलॉम फोर्स पर अपन आएंगे। तो कूलॉम फोर्स कब लगेगा, जब दो बॉडी क्या होंगी, चार्ज होंगी। और बॉडी चार्ज कब होती है, जब उन पर कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई वर्क करते हैं। वो वर्क डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। बॉडीज पर चार्ज लाने के 3 मेथड्स होते हैं, स्टैटिक चार्ज लाने के। कौन कौन से, बाय फ्रिक्शन, बाय पोलराइजेशन, बाय इंडक्शन। ठीक है, तो वो तो अपन कहीं भी पढ़ सकते हैं, वो तो छोटी सी चीज है वो तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो अब अपन चार्ज पर आ चुके हैं, तो कूलॉम फोर्स पे जाने से पहले अपन बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, कभी न्यूमेरिकल भी बनता है। कैसे बनता है, पहले प्रॉपर्टी अपन को देखनी पड़ेगी। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बात करते हैं, ये तो मेजर टॉपिक है,
ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए ही अपन इतनी स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट उठ के इस पर आ जाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, पर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए मैं डायरेक्टली इस पर उठ के अभी तक भी नहीं पहुंचा हूं। ठीक है, तो टॉपिक को समझने के लिए भी अपन को जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको समझना कंपलसरी है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? 11th क्लास में मैंने स्टडी करी है कि डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, तो 11 12 पर बेसिकली कौन सी काम आती है? स्केलर एंड वेक्टर। आगे जाओगे तो टेंसर भी आती है। ठीक है, तो यहां पर अपन ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है। तो बताइए, चार्ज स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनको डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वो होती है अपनी स्केलर। और जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए वो कौन सी होती है? अपनी वेक्टर होती है। और टेंसर क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती है, तो वो कौन सी होती है? अपनी टेंसर होती है। ठीक है, पर अभी अपन 12th लेवल पर है तो इन दोनों में से एक होगी। तो चार्ज को डिनोट करने के लिए, चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है। तो इसलिए चार्ज कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। या आप यूं भी बोल सकते हैं, बताइए कोई भी बॉडी चार्ज्ड कब होती है? बॉडी को चार्ज्ड कब करते हैं? उसके लिए अपन को ऑपरेशन करना पड़ता है। कैसा ऑपरेशन? बॉडी को रब करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी अपन बॉडी को रब करेंगे तो रब करने में अपनी क्या लगी? एनर्जी लग रही है। मतलब एक्चुअल अपन क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो वर्क से चार्ज आ रहा है, तो वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए चार्ज भी कौन सी क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर अपन देखें, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स का होता है? एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उसने बताया था चार्ज 2 टाइप्स का होता है। उसकी भी उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो चार्ज 2 टाइप्स का कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज की। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, है ना, ये ध्यान रखें। नोट्स आप खुद बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, उनसे बेस्ट कोई नोट्स हो नहीं सकते। रीजन क्या है? जब बच्चा अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाता है तो उसको याद करने में बहुत सिंपल लगता है, बहुत इजी रहते हैं। तो मैक्सिमम आप क्या करें, क्लास में भी जब टीचर आपके नोट्स बना रहा है या लिखवा रहा है तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपको घर जाकर उन नोट्स की दोबारा स्टडी करनी है और उनको अपने हिसाब से सेट करना है। अगर आपको लगता है कि भाई टीचर के नोट्स आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है तो आप उनको याद कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इनमें थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, तो भी आपको करना जरूर चाहिए, आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए आपको। ठीक है, ये नहीं टीचर ने जैसा लिखा दिया आप वैसे पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी, सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये जो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई? सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, या क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक
चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल ध्यान समझे, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। इसी में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है समझने में। ठीक है, ध्यान से सुना। तो बताओ, मैंने आपको 11th क्लास में मैंने आपको बताया था, या 11th क्लास में आपने स्टडी करी होगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को सिर्फ दो चीज चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मास को डिनोट करने के लिए अपन मैंने लिखा मास सपोज लिखा मैंने 2 kg। तो 2 क्या होता है, नंबर, और ये क्या है, यूनिट, और ये क्या है, नंबर, या न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो ध्यान से सुने, न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। एक होती है कॉन्टिन्यूअस और सेकंड होती है क्वांटाइज्ड। तो अपन को ये देखना है कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी, क्वांटाइज्ड और कंटीन्यूअस क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी कौन कौन सी कैसी क्या होती है। मतलब तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू इंटीग्रल नंबर में भी आ सकती है। इंटीग्रल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 डैश इनमें भी आ सकती है, और नॉन इंटीग्रल नंबर में भी आ सकती है। एग्जाम्पल 1.2 3.4 6.5 ऐसी आ सकती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू अपन किस में फाइंड कर सकते हैं, यहाँ उनकी वैल्यू किसी में भी आ सकती है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल नंबर में। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्वांटिटी अपन बोलते हैं। अब क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू एक फिक्स्ड क्वांटिटी के इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में ही आएगी। इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में आएगी कैसे, या तो 1 आएगी, या 2, या 3, या 4, या 5 6 7 8। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, फिक्स्ड क्वांटिटी के इंटीग्रल नंबर पर आएगी। मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, उसका है तो 1 प्रोडक्ट, या सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ, या फिफ्थ, कभी नहीं होगा 1.2 नहीं होगा, 3.4 नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी अपन की, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो चार्ज क्या है, एक क्वांटाइजेशन, मतलब चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब कैसे है वो ध्यान से सुने। बताइए, बॉडी पर चार्ज कब आता है, बॉडी पर चार्ज आता है रबिंग करने से। तो रब करने से मैंने आपको बताया था, रब करने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा 1.2, ऐसा होगा कभी। Q = या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गया, वो सेकंड वाले में से आधा ही जाएगा, आधा नहीं जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होगा, या फिर पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा चला गया और सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन बीच में से आधा टूट गया, आधा चला गया, आधा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 इसे इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि इस इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो मैंने क्या बताया आपको कि क्वांटाइज क्वांटिटी क्या होती है जिनमें एक फिक्स्ड वैल्यू के इंटीग्रल फॉर्म में क्वांटिटी आएगी या डिनोट होगी या रिप्रेजेंट होगी। देखिए 1e 2e 3e 100e डेट 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 इसको अपन कर सकते हैं n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है और ये क्या हो गया e। तो चाहो तो प्लस माइनस लगा देंगे इक्वल्स टू क्या लिखेंगे q। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बना q इक्वल्स टू ne। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बना q इक्वल्स टू ne प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं जब बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज। सपोज ये दो बॉडी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ प्लस माइनस ए। और वैसे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बॉडी पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में अपन ने कि चार्ज ट्रांसफर होता है तो पॉजिटिव कब आता है नेगेटिव कैसे आता है। ठीक है, तो अभी तो प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है किसी सिस्टम का आपको नेट चार्ज मेजर करना है या नेट चार्ज फाइंड करना है तो आपको चार्ज का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब जो चार्ज पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव लेंगे। एग्जांपल देखें, सपोज कोई सिस्टम है, सिस्टम में यहाँ पर है +2 कूलम चार्ज -5 कूलम चार्ज प्लस का 4 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर अपन चार्ज देखें तो क्या आएगा +2 कूलम -5 कूलम प्लस 4 कूलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 × 6 प्लस का 6 में से 5 है तो 1। चार्ज कितना आया 1 कूलम। तो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज को अपन को फाइंड करना है किसी सिस्टम पर तो क्या करना पड़ेगा उसका एल्जेब्रिक सम फाइंड करें। ठीक है, चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं 6। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज ऑलवेज क्या है कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कैसे है आइए देखते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं चार्ज की कौन सी क्वांटिटी देख रहे हैं कंजर्वेटिव क्वांटिटी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है सपोज ग्लास रोड ये सिल्क क्लॉथ, चलो कोई बात नहीं। सपोज ये ग्लास रोड ये क्या है सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, मैंने सिल्क क्लॉथ को इस ग्लास रोड से रब किया। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था जब भी बॉडीज को अपन रब करेंगे, रब करने से क्या होगा बॉडीज के बिटवीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी उस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जब मैं इन दोनों को रब नहीं कर रहा हूं बिफोर रबिंग इन पर चार्ज कितना रहेगा 0। ना तो ये बॉडी चार्ज है ना ये बॉडी चार्ज है। तो जब अपन इनको रब नहीं किया है तो उनका नेट चार्ज कितना है 0 है। ठीक है, और जब मैं इनको रब करूंगा तो दोनों बॉडी पर क्या आएगा चार्ज, एक पर क्या आएगा पॉजिटिव एक पर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग चार्ज क्या रहता है कंजर्व्ड रहता है। कैसे रहता है ये देखें।
ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज ये अपना सिल्क क्लॉथ और ये ग्लास रॉड, अभी अपन ने इस पर इनको रब नहीं किया है, तो बिफोर रबिंग चार्ज कितना रहेगा 0, इस पर भी चार्ज 0, इस पर भी कितना है 0। सपोज अपन ने इनको रब किया, अपन ने इनको क्या किया, रब किया, और इस ग्लास रोड ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। सपोज इस पर कितना चार्ज आया, प्लस का 1 कूलम, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर कौन सा चार्ज आया, माइनस का 1 कूलम। ठीक है, अब आप ये अपने माइंड में सेट ना करें बिल्कुल भी कि मैंने आप एक एग्जांपल लिया है, आप यूं सोचेंगे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज आता है, ऐसा नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि 1 कूलम चार्ज बॉडी पर होने के लिए, उन पर लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए, अभी 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। पर ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड में सेट नहीं करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 कूलम चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2 कूलम चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। अब आफ्टर रबिंग अपन देखें, नेट चार्ज देखें, क्यू नेट बताओ, +1 -1 कितना आएगा 0। बिफोर रबिंग 0, आफ्टर रबिंग चार्ज कितना है 0, मतलब चार्ज क्या है, ऑलवेज कंजर्व्ड है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अपन को ये कैसा पता चलेगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड है या नहीं है, कैसे पता चलता है अपन को कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड है या नहीं है। सपोज आपके पास 500 रुपीज है, सपोज आपके पास 500 रुपीज है, आपने सोचा यार आज तो मार्केट जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और मजे करेंगे। आप मार्केट में गए, आपका फ्रेंड आपको मिल गया मार्केट में, तो आपके फ्रेंड ने यार आज तो मेरा बर्थडे है, तो बोल तो आज क्या खाएगा, तो आपने उससे अपनी जो फरमाइश तो बता दी, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है। तो आपके फ्रेंड ने आपको जो भी खाना था वो सब आपको उसने खिला दिया, जो भी आप पे खर्चा करना था उसने कर दिया। ठीक है, उसका बर्थडे था। अब क्या हुआ, आप अगेन वापस कहाँ गए, अपने घर पर आ गए, आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ मार्केट में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप घर से मार्केट गए थे तो आपके पॉकेट में कितने थे, 500 रुपीज, और जब आप मार्केट से घर आए तब भी आपके पॉकेट में कितने थे, 500 रुपीज ही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 500 रुपीज कंजर्व्ड है, संरक्षित। जाने से पहले भी उतने ही थे, आने के बाद भी क्या है, उतने ही है, इंक्रीज भी नहीं हुए हैं, डिक्रीज भी नहीं हुए हैं, इसका मतलब क्या है, कंजर्व्ड है। तो इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, बिफोर रबिंग चार्ज 0, आफ्टर रबिंग चार्ज 0, ना तो चार्ज इंक्रीज हुआ है ना ही चार्ज डिक्रीज हुआ है। इसीलिए क्या बोलते हैं, चार्ज ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी। तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो अब बात करते हैं अपन कूलॉम फोर्स की। कूलॉम फोर्स क्या होता है, तो अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की और कूलॉम फोर्स की। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया है कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बताइए सेम प्रॉपर्टी का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज के बिटवीन 2 टाइप्स का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। तो चार्ज के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स को एक वर्ड में अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किया था कूलॉम ने, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम फोर्स अपन इसको बोलते हैं। तो चार्ज के बिटवीन लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, कूलॉम फोर्स।
तो कुलॉम्ब ने क्या बोला कि चार्ज के बिटवीन लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point charges is, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ध्यान से देखें, सपोज 2 point चार्ज है Q1 एंड Q2, बिटवीन डिस्टेंस क्या है R, ठीक है। तो पहली बात याद रखें कि कुलॉम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। तो कुलॉम्ब फोर्स अप्लाई होता है ओनली रेस्ट चार्ज के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट चार्जेस, क्या लिखा है, पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, रेस्ट चार्ज को ही पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेस्ट चार्ज पर ही अप्लाई होगा और पॉइंट चार्ज पर ही अप्लाई होगा, कौन, कुलॉम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point चार्जेस इज। तो कुलॉम्ब ने क्या बोला कि इनके बिटवीन प्लस, सपोज प्लस प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। तो अपन ने एग्जांपल ले लिया पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इनके बिटवीन जो कुलॉम्ब फोर्स है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए देखें क्या लिखेंगे, चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of charges, ठीक है। क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, F प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको भी अगर अपन समझे तो ये वाला भी ये इसको रिपेल करेगा, Q1 भी Q2 को रिपेल करेगा, Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, ठीक है। तो जिस पार्टिकल की चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, सपोज Q1 ग्रेटर देन है Q2 से, ठीक है, तो Q1 का रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा Q2 के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा हुआ Q2 ग्रेटर देन Q1, तो Q2 का रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे चलें, ये इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने लिखा 2 कूलम और 5 कूलम, एक बार लिखा मैंने 50 कूलम और 100 कूलम, यहाँ फोर्स F1, यहाँ फोर्स F2। तो मैं आपसे पूछूं इन दोनों केस में कौन से केस में फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कौन सा, F2। रीजन, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है इसीलिए, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कम है इसलिए फोर्स कम होगा। तो F1 लेस देन F2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये बोल रही है। सेकंड चीज, सेकंड बात क्या बोली कुलॉम्ब ने कि इनके बिटवीन जो कुलॉम्ब फोर्स है वो इनके बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इनके बिटवीन लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और कुलॉम्ब फोर्स क्या होगा उतना ही कम होगा। क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल 1/r²। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी फोर्स कम होगा, दूर दूर होंगे तो कम और पास पास होंगे तो ज्यादा हो जाएगा।
इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेकेंड। क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मिक्स करके लिख दिया, कंबाइन करके। और प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो टू टाइप्स के कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, आपको याद भी होगा। एक तो होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट आती है। एक होते हैं नॉन वेरिएबल कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है। तो नॉन वेरिएबल का एग्जांपल है G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नॉन वेरिएबल कांस्टेंट होता है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसको तो क्या बोलेंगे, नॉन वेरिएबल कांस्टेंट। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो k है वो वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल है। तो k की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज के बिटवीन क्या है। जब चार्ज के बिटवीन एयर होगी, सपोज एक चार्ज है, अभी यहाँ पर एयर है, तो k की वैल्यू अलग आएगी। जब चार्ज के बिटवीन अपन कुछ मेटल रख देंगे तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब चार्जेस के बिटवीन अपन इंसुलेटेड भर देंगे तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज मतलब k क्या है, एक वेरिएबल कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कांस्टेंट है, उसका नाम है k। क्या है यहाँ पे, वेहर k का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कौन कौन से मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करेंगे फोर्स के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फोर्स की डीपली स्टडी करी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की स्टडी करने से पहले अपन ने स्टडी करी किसकी, चार्ज की। चार्ज से अपन कहाँ पर आए, फोर्स पर, फिर फोर्स को अपन ने देखा, ठीक है। और फिर अब अपन आगे क्या डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैनल से बहुत कुछ सीख पाए। तो फिजिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत शानदार सब्जेक्ट है।